लुट रहा है देश जागो रे, बिक रहा है देश जागो रे, लुट रहा है देश जागो रे, बिक रहा है देश जागो रे। जब नोटबंदी हुई मैंने आरटीआई में पूछा आरबीआई से कि भाई कितना नोट सर्कुलेशन में था, कितना रिटर्न हुआ बता दीजिए। वो वाला हिसाब लगा रहे हैं। अरे एक एक नोट का जिस कंपनी के पास हिसाब होता है वो नोटों का हिसाब नहीं लगाया। कौन अंधभक्त? अरे भाई वो सब पेड़ से जुड़े हुए, उनको सबको तनखैया, कोई अंधभक्त नहीं है उनका, एक भी आदमी उनके साथ नहीं है, सब तनखैया आदमी उनके। जो हमारे आप जब ये रिलीज करोगे जितने व्यूअर्स जितने नीचे हमारे बारे में बोलेंगे ना वो सब तनखैया। दुनिया में सर्वाधिक पॉर्न साइट देखने वाले लोग भारत के लोग हैं। पॉर्न साइट, अब पॉर्न साइट का खुलासा मत करवाना मेरे से क्या होती है। अब आप समझिए हमारे दिमाग में कितना कचरा भरा पड़ा है। हमसे वो लोग अच्छे जो नंगे घूमते हैं लेकिन उनका चरित्र कितना उज्जवल है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होते। लुट रहा है देश जागो रे, बिक रहा है देश जागो रे, लुट रहा है देश जागो रे, बिक रहा है देश जागो रे। मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट, बहुत लंबे समय से बच्चों में तथा बंदी भाइयों में कार्य कर रहा हूं। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो और भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बना सके। अडानी डूब रहे हैं, क्या कहना है? बिल्कुल, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की है 100% बहुत मेहनत से, और इसको सबसे पहले बंगाल की एक सांसद ने जो बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, अर्थशास्त्री, उसने उठाया था, लेकिन सदन में उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हिंडनबर्ग ने उसको सुना और उसको गहराई से समझ में आ गया कि वाकई में अगर ये चीज समय पे नहीं आई तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और ये लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसको बचाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उसने बहुत पवित्र काम किया। गौतम अडानी कंपनी से कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। मैं पहले से कहता रहा हूँ, वो एक तंबू वाला, वो आपके हमारे पैसे को उसने लूटा, जनता के, गरीब जनता के मेहनत के पैसे पर डाका डाला। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ ये नरेंद्र मोदी तब उस समय मुख्यमंत्री था। इन दोनों ने मिलकर कस्टम के जरिए जीएसटी के साथ सरकारी योजनाओं का चूना लगाते हुए अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा किया। कांग्रेस भी उसमें बराबर की सहभागी है, 120 भी की, वो भी उससे बच नहीं सकती। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में सब लूटपाट मचाई। ये सब हमाम में नंगे हैं, ये सब एक दूसरे की नूरा कुश्ती करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, अगर भारत में अमृत काल को लाना है तो भारत की लोकतंत्र की जो अंतिम सांसें चल रही है इसको पुनर्जीवित करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो ऑक्सीजन है भारतीय जनतंत्र में जनता का वोट। उस वोट को पहचानो, अच्छे एमएलए एमपी चुनो, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने दो, तो सच्चा लोकतांत्रिक देश बनेगा। आपके लिए धर्म बड़ा है देश। धर्म को पहले, इसका जवाब दे दूं, धर्म का दे ये धर्म का देखो, प्रश्न आप जुड़े करो तो बात आगे बढ़ेगी। पहले बात समझिए, धर्म का मतलब क्या होता है। आप प्रश्न को करते हो लेकिन आपको उत्तर पता नहीं है। धर्म का मतलब है धारण करना। जैसे प्रकृति के धर्म को सुनो, नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई है उसमें सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन के संशय को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने इस वाणी का उद्घोष किया था और शंखनाद किया था। तो ये जो अधर्म का कवच पहनकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं, अमृत काल का जो ये सपना दिखा रहे हैं, ये कोई अमृत काल नहीं है। ये देख लीजिए आप, जंतर मंतर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करने वाला स्थान सीज होकर के आपके सामने मौजूद है। सीज है ये, देख लीजिए आप, ये वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करने वाला स्थान सीज है। ये सिद्ध करता है कि ये लोग छद्म तरीके से धोखा करके सब जो बात दिखाकर लोकतंत्र की जड़ों पर तेजाब डाल रहे हैं। इसको रोकिए। तरक्की कर रहा है हमारा देश का बेहतर व्यक्ति जो दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति था, आपको गर्व नहीं होता था, खुशी नहीं होता था? मैंने
शुरू में कहा था, आज नहीं, जब से वो शुरू हो रहा था। कच्छ से मैं आता हूँ, उसी जिले से, जिस जिले से उसने ये सारा महल खड़ा किया कृत्रिम झूठ की बुनियाद पर। उसने हजारों किसानों की बिना रजिस्ट्री जमीन अपने खाते चढ़वाई। मैंने जब कलेक्टर से पूछा जाके कि ये बेचारे लोग रो रहे हैं किसान कि बिना रजिस्ट्री के उसके खाते कैसे जा रही है गौतम के, बोले स्वामी जी ऊपर से बहुत दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम किसानों को मुआवजा दे सकते हैं। मुआवजा कितना? 1 बीघा का 10,000, 20,000, 50,000। और जमीनों की कीमत क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख बीघा। और किसान को क्या मिल रहा है? 50,000। ये सब उनके दर्द की जो आह थी ना, जो आह, उस आह को प्रकृति धीरे धीरे बड़ा कर रही है। एक दिन आएगा, मेरी बात याद रखना, जंतर मंतर की ये बात दिखाना, यही गौतम अडानी इस तिहाड़ जेल के अंदर चक्की पीसेगा और हम अपराध से अध्यात्म की ओर बैठेंगे, प्रवचन करते हमारे सामने चरणों में आके बैठेगा, स्वामी जी आप तो हमें समझाते थे लेकिन हम नहीं माने, उस किए का आज सजा हम भोग रहे हैं। आएगा वो दिन, लिख लीजिए आप। कह रहे हैं कि अडानी के साथ खड़े होने का समय है इस टाइम। हाँ, तो आप खड़े होते रहे, उसको राष्ट्रवादी बताते रहे कि राष्ट्रवाद पे हमला है। तो अब गौतम अडानी और अंबानी में कौन बड़ा है कौन झूठा, ये जो झूला चल रहा है ये तो पहले तय कर दो। कभी वो आगे निकल रहा है, कभी वो आगे निकल रहा है। अरे इस देश में टाटा बिरला और भी उद्योगपति रहे हैं। ऐसा कृत्रिम फुगावा किसी का आपने अगर देखा हो तो आप बता दीजिए। 20 सालों के अंदर वो आदमी कहां से कहां पहुंच गया। कोविड के दौर में जब सब लोग जीवन के बुनियादी हकों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसकी संपत्ति बैलून की तरह हीलियम गैस बनाकर आसमान में उड़ती चली जा रही थी। अरे जरा दिमाग को खोलिए मेरे भाइयों। ये गौतम अडानी एक तंबू वाला आपका हमारा पैसा लूट के धनवान बना है। इसने समाज को कितना रोजगार दिया, इसकी एजेंसियों पे बात करो। दूसरी बात ये करो कि उसका सगा भाई विनोद अडानी विदेश का नागरिक कैसे बन गया। एक तरफ तो हम विश्व गुरु बन रहे हैं, भारत के नागरिक है, इतना आत्मसम्मान का गौरव का महसूस करते हैं अपने अंदर, और वो आदमी जाकर विदेश की नागरिकता ले लेता है, भारत की नागरिकता छोड़ देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त किया जाए। किसी भी दिन ये भाग सकता है, फिर वो ये नीरव और ललित और उनकी मंडेसा उनकी लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारी एजेंसी पिंजरे के तोते बन चुकी है। मैं ईडी से कहता हूँ अपना ईमान जगाओ। मैं और कौन सी एजेंसी इनकी, सीबीआई से कहता हूँ अपना ईमान जगाओ, पहले इनको रोक लो, नहीं तो ये भी भागने वाला है। गौतम, देर सवेर आप सबको जागना पड़ेगा, और सबसे बड़ी शक्ति तो जनता के हाथ में। जनता नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अडानी मोदी जी के सपनों को साकार कर रहा था, जो विश्व गुरु बनाने का सपना था मोदी जी का, वो कर रहा था। और अमेरिका की साजिश नहीं लगती है आपको कि दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था? आप एक ही प्रश्न को बार बार लेके आ जाते, ये सब बोल चुका हूँ। अरे वो दोनों जो है बिजनेस पार्टनर है। शेरा उसका है, गौतम अडानी का, सब पैसा वो ये सब ये देखता है, तभी तो चुनाव पे अरबों रुपए खर्च करता है। तभी तो इसने सारी एजेंसियों को लगा करके सारे जितने विपक्षी दल है उन पे सारी एजेंसियों की रेड गिरवा दी, तभी तो नोटबंदी करवाई। ये सारा खेल आपको दिख नहीं रहा है? तो बार बार यही प्रश्न करोगे? कोई ऐसे प्रश्न करो जो मैं नई बात कह सकूं। ये सब तो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये जो लोन मिले हैं अडानी को, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मुझे एक बात बताइए, एक सिस्टम हम बनाते हैं, उसमें क्या उद्देश्य होता है? समाज की बेहतरी का। गवर्नमेंट की योजना होती है कि भाई उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, राइट। अब आप एक आम नागरिक हैं, आप अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बात समझिएगा। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 10 लाख रुपए की गाड़ी पे कितना लोन मिलता है? 90% लोन मिल जाता है ना, 9 लाख रुपए मिल गए। अब यही गाड़ी अगर आप सरकारी कागज में अपनी 1 करोड़ की बता दें तो कितना लोन मिल गया? 90 लाख। गाड़ी कितने की थी? 10 लाख की। 80 लाख जेब में रख के आप मस्ती से घूमोगे ना, तो आपका साथी कहेगा ए अडानी मेरे ऊपर 50 लाख खर्च। अरे भाई साहब 60 लाख खर्च हुए, तो कितनी देर लगाएगा वो? परिश्रम से जो आदमी पैसा कमाता है ना, वो 1-1 रुपए का हिसाब रखता है। इन्होंने चुनाव, इन्होंने एक पूछो ना, बीच में कंट्रास्ट, एक आदमी के चुनाव का खर्च का हिसाब के पास हिसाब है? ये हिसाब दे रहे हैं? आप बताइए मुझे, एक सांसद बनने के लिए कितनी उसकी लिमिट है, कितना पैसा खर्च कर सकता है वो? इनकी रैलियों का हालत देख रहे हो आप? इनके खर्चे देख रहे हो आप? कोई हिसाब है आपके पास इनका? किसी एजेंसी के पास है? एक मशीन की जो क्षमता होती है 5000 वोट की, वोट गिर रहे हैं 5000 ही, और उस मतदाता था वहां पे 1200, अब 300 वोट एक्स्ट्रा गिरे, उसका कोई हिसाब है आपके पास? कोई चुनाव आयोग जवाब दे रहा है आपको? बताइए आप। अडानी से पहले 3 लोगों को जेल में डालना चाहिए जो लोग इसमें लिप्त हैं। तो अब इनको डालेगा कौन? सिस्टम में तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना। आप एक बात बताइए,
सिस्टम में जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, जब वही बेईमान है तो आप ईमानदारी की उम्मीद समाज से कैसे आरबीआई करते की हो? क्या भूमिका है इसमें पूरे मामले में? आरबीआई की भूमिका देख नहीं रहे, उसने तो हमें नहीं बताया कि हमने नोट कितने सर्कुलेट किए थे और कितने वापस आए। मैं आरटीआई में पूछता रह गया। जब नोटबंदी हुई मैंने आरटीआई में पूछा आरबीआई से कि भाई कितना नोट सर्कुलेशन में था, कितना रिटर्न हुआ, बता दीजिए। वो बोला हिसाब लगा रहे हैं। अरे एक एक नोट का जिस कंपनी के पास हिसाब होता है वो नोटों का हिसाब ही लगाती रही। अरे बैंक में हमारे जमाने में अगर जब मैनुअल पे काम करते थे लोग, 10 पैसे का हिसाब नहीं मिलता था, सारा स्टाफ बैंक में रुक जाता था कि 10 पैसा कागज में कहाँ गया। पेपर जेब से तो कोई भी निकाल के रख देगा, लेकिन पेपर पे 10 पैसा कहाँ? जब तक 10 पैसा नहीं मिलता था सारा बैंक का स्टाफ खड़ा रह जाता था। और हमारा कितना पैसा मार्केट से गया आज तक कोई जवाब देने वाला नहीं मिला। मैंने सूचना अधिकार में इनसे पूछा कि 1 रैंक 1 पेंशन में सैनिक 4 साल से जंतर मंतर पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है हमें तो पता ही नहीं है साहब। मैं जंतर मंतर पे आया सैनिकों के पास कि वो तो कह रहे हमें पता ही नहीं है। बोल रहे कमाल कर रहे, रोज तो मीडिया में आ रहा है। मैंने कहा वाह भाई वाह, आप मीडिया के भरोसे चलोगे तो फिर देश का कल्याण हो गया। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मीडिया पर्सन है आप, सोशल मीडिया के लोगों बड़े बनो, मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे मत पड़ो, मेहनत करो, अच्छे श्रोता बनो, अच्छे पाठक बनो। और अभी ऑनलाइन ये सारा बजट आया, इसको पढ़ो, वो क्या योजनाएं ला रहे हैं और 8.5 साल में उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी उनमें से कितनी को जमीन पे उतारा, सब कंट्रास्ट है ना, उसको चेक करो, क्रॉस चेक करो। स्वामी जी आपने बजट का जिक्र किया, इन बजट जो आते हैं ये हर साल, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, इनका कोई मायने होते हैं सर? आपको तो दिख रहा है 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं, यही तो मायने हैं इसके। देश की बहुसंख्य आबादी को धकेलना है नीचे और फिर उनको रोटी दे करके, मतलब उनको क्या, मैं ऐसे अब शब्द बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने उससे कपालभाति सीखी है, सितकारी क्रिया सीखी है। उसके नाम लूंगा मैं, डॉग का कुत्ता कहते हैं उसको हिंदी में, कुत्ता। तो ये जो कुत्ता होता है ना वो स्वामी भक्त होता है, एक रोटी खिला दो अपनी जान दे देता है। तो ये सोच रहे इनको रोटी खिला करके हम इनके वोट ले लेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुरुआत में कहा था, जागो रे, लूट रहा है देश, जागो रे। अगर आप नहीं जागोगे तो देश लूट जाएगा और ये देश कंगाल हो जाएगा। लिख लीजिए, इसकी सजा आपकी आने वाली नस्लों को भोगना पड़ेगी। अंधभक्तों को कैसे समझाया जाए? कौन अंधभक्त? अरे भाई वो सब पेड़ से जुड़े हुए, उनको सबको तनखैया, कोई अंधभक्त नहीं है उनका, एक भी आदमी उनके साथ नहीं है, सब तनखैया आदमी उनके। जो हमारे, आप जब ये रिलीज करोगे तो जितने व्यूअर्स जितने नीचे हमारे बारे में बोलेंगे ना, वो सब तनखैया लोग हैं। उन सबसे मैं पूछता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ कि आप ऐसे शब्द मेरे बारे में लिख रहे हो, आपने मेरे अंदर क्या देखा? बोले स्वामी जी हमें तो पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए लिख रहे हैं हम। अब आप बताइए, अब इस लेवल पे गिरावट आ चुकी है, ये नैतिक रूप से रीढ़ विहीन है, पैरों के विहीन है। आप यकीन जानिए चारित्रिक कोई इनमें बल नहीं है, इनमें सारा धन का बल है और सत्ता का बल है, और ये दोनों बल इनके धराशायी हो जाएंगे। गौतम उस पेंच में आ गया है, किसानों की आह कच्छ से लग चुकी है। यकीन जानिए कि गौतम अडानी को आज नहीं तो कल जेल आना पड़ेगा और हमारे अपराध से अध्यात्म की ओर कार्यक्रम में बैठना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि वाकई में मैंने बहुत गलती की थी। काश मैंने देश के निर्माण में जिम्मेदार भूमिका निभाई होती तो मुझे तिहाड़ जेल में नहीं आना पड़ता। बजट में 50 एयरपोर्ट का भी जिक्र किया, 50 एयरपोर्ट बनाए। हाँ, तो जिन एयरपोर्टों पे जाओ तो सही, आप गाड़ी खड़ी करके तो देखो, एक सेकंड का हिसाब 500 रुपए पार्किंग के हो गए गाड़ी खड़ी करने के। कौन सी दुनिया में घूम रहे हो आप? अरे मेरा टिकट अभी मैं 10 मिनट आगे पीछे हो गया, 6000 वाला टिकट 30,000 में लेके गया मैं, 30,000 रुपए में, 6,000 रुपए का टिकट था वो आधे घंटे आगे पीछे में फ्लाइट मेरी मिस हो गई, 30,000 रुपए देके गया। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आप इतना अमीर हैं कि फ्लाइट में घूमना है। मुझे तो बिजनेस क्लास टिकट देते हैं लोग जो अपने प्रोग्राम कराते हैं। बोले स्वामी जी आप हमसे तो कुछ मांगते नहीं, यही हमारी सेवा है। अभी दुबई गया मैं, चेक कर लेना, बिजनेस क्लास टिकट है मेरा आने जाने का, लाखों रुपए का टिकट है। अब आप मुझे बुला रहे हो और आप कहते हो कि नहीं स्वामी जी पहली सीट पे आप होंगे, आप समाज के निर्माण का काम कर रहे हैं, तो मेरा क्या दोष है? जिसने टिकट दिया उसको जांच करो, तो उसका पैसा असली है नकली है मुझे तो नहीं पता। मुझे तो उन्होंने कार्यक्रम में बुलाया, मैं गया। जो भी मुझे बुलाएगा आप बुलाइए। आप मुझे अगर रेंज रोवर पे लेके जाओगे तो मैं पूछूंगा कि रेंज रोवर आपकी 1 नंबर की है 2 नंबर की लिए, उसकी तो सरकारी एजेंसियां हैं जांच करने वाली। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे जो रोक लगाया गया, इस पे क्या कहेंगे? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ये लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। बीबीसी जिस देश की एजेंसी है उस देश में भारत का एनआरआई प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक।
और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक थानेदार है अमेरिका। वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की एनआरआई है, राइट। वो लोग इतने खुले दिल के हैं और हमारी कितनी मतलब संकीर्ण सोच है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हम गंदी नाली के कीड़े रहना चाहते हैं। दुनिया तो कहां पहुंच चुकी है ड्रोन पे, हम वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध इसी में उलझे पड़े हैं। इससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं, ये अमृत काल नहीं है, ये लोकतंत्र का मरणासन्न काल है। जाग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इसकी पीढ़ियों को सजा भुगतना पड़ेगी। इस संसार में सिर्फ दो जातियां, मेल एंड फीमेल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। शुद्र राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इनको औजार बनाकर भारत को लोकतांत्रिक की जो मूल भावना थी उस आत्मा पर तेजाब डाल दिया, छलनी कर दिया, उसकी जड़ों को खत्म करने की साजिश की जा रही कलर है। को लेके विवाद चलता है, फिल्मों को लेके विवाद चलता है, उस पर क्या कहना चाहोगे? फिर भाई, अरे ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है। फिल्में मनोरंजन के लिए होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ भी दिखाएं। पॉर्न साइट क्या? अच्छा एक बात बताइए, आपने फिल्मों की बात की है, आप सोशल मीडिया के लोग हैं। गूगल पे जाके अगर मैं 100 बार टच करूं मेरी उंगली और एक एक शब्द पे, तो गूगल हिस्ट्री क्या बोलेगी कि हर्षानंद ने कितनी बार टच किया? जितनी बार मैंने उंगली टच की गिना देगा कि नहीं गिना देगा? बताओ, बताइए आप लोग। हिंदुस्तान के लोग, ये ऑनलाइन ऑन कैमरे पे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में सर्वाधिक पॉर्न साइट देखने वाले लोग भारत के लोग हैं। पॉर्न साइट। अब पॉर्न साइट का खुलासा मत करवाना मेरे से, क्या होती है। अब आप समझिए हमारे दिमाग में कितना कचरा भरा पड़ा है। हमसे वो लोग अच्छे जो नंगे घूमते हैं, लेकिन उनका चरित्र कितना उज्जवल है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होते, उनको इज्जत से देखा जाता है, उनको खुली आजादी दी जाती है। हमारे यहाँ तो भोगने की वस्तु मान लिया हमने, स्त्री जाति को हमने भोगने की वस्तु मान लिया। तो आप कौन से देश का निर्माण कर रहे हैं? लोकसभा के अंदर आज की तारीख में कितना सदन में स्त्रियों को रिप्रेजेंट दिया गया, देख लो आप। हम कौन सी समानता की बात कर रहे हैं? हम कौन सी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? जब तक महिला और पुरुष बराबरी के सहभागी नहीं बनेंगे, 50% भागीदारी लोकसभा में उनकी नहीं आएगी, भारत एक सच्चे लोकतंत्र में तब्दील नहीं हो सकता। लिख लीजिए आप। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चंद लाइनें इस गुलिस्ता को लोकतंत्र में बदलने के लिए। हर बाधा से मंजिल का विश्वास बड़ा होता है, जीवन से भी जीवन का इतिहास बड़ा होता है। धरती के पन्नों पर हम कोटि नवयुग लिख जाए। ऐसा हम कर सकेंगे तो भारत एक सच्चे लोकतांत्रिक देश में बदल सकेगा, एक सक्षम देश बनेगा। भारत का जन जन अपने भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाएगा और प्रकृति की बगिया को गुलजार करेगा, और आने वाली धरती पर दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ ये जो मरणासन्न लोकतंत्र है ये अमृत काल में बदले, इसी भावनाओं को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।